नमस्कार, मैं हूं वाई शिवम। आप सभी का स्वागत है मेरे खास कार्यक्रम में। आज मैं एक ऐसे विषय पर कार्यक्रम कर रहा हूं जो आप सब से जुड़ा हुआ विषय है और आप सब इसको लेकर कई बार बात भी करते हैं और आप सबका ये सवाल भी है। सवाल यह है कि क्या पूर्व न्यायाधीशों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद संवैधानिक या वैधानिक पदों पर रहना चाहिए? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सालों से बहसें होती आ रही हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, कोई उत्तर नहीं अभी तक इस सवाल का सामने आया है। ये तस्वीर जो आप मेरे बगल में देख रहे हैं, ये वो न्यायाधीश हैं जो पिछले 5 सालों में रिटायर हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से। ये सभी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं और इनकी बात मैं कर रहा हूं आज। इन रिटायर हुए न्यायाधीशों में से 21% न्यायाधीश ऐसे हैं जो सेवानिवृत्ति के बाद के पदों पर आसीन हुए। क्या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए सबसे बड़ी दुर्दशा में से एक यह है कि शीर्ष अदालत में उनके कार्यकाल के दौरान ये हालत नहीं बनती, बल्कि पद छोड़ने के बाद ये दुर्दशा सामने आती है? ये भी एक सवाल है जिसका जवाब गाहे बगाहे तलाशा जाता है। लोग इसको लेकर काफी चिंतित भी रहते हैं। रिटायर होने के बाद न्यायाधीशों को आधिकारिक पद धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये एक ऐसा विषय है जिस पर बात तो स्पष्ट जवाब कोई नहीं देता, लेकिन इसका जवाब किसी के पास ऐसे है भी नहीं। हालांकि कुछ लोग इस प्रवृत्ति पर अपनी नाराजगी जरूर जाहिर करते हैं, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं या फिर उनको ऐसा लगता है कि ये चाटुकारिता की संस्कृति को प्रोत्साहित कर सकता है, जो न्यायपालिका की आजादी के लिए अच्छा नहीं है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को ये प्रभावित करेगा। लेकिन एक पक्ष ऐसा भी है जिसे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता, बुरा नहीं लगता। अगर आंकड़ों में देखें तो सुप्रीम कोर्ट के कितने सेवानिवृत्त न्यायाधीश ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 5 सालों में संवैधानिक या वैधानिक पदों को ग्रहण किया है, और न्यायाधीश खुद इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं यह हम आपको बताएंगे। पिछले 1.5 दशक में सेवानिवृत्त हुए करीब 28 न्यायाधीशों में से 6 न्यायाधीशों को संवैधानिक या वैधानिक नियुक्तियां दी गई, और इनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि ये कौन कौन से लोग हैं। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल के बारे में आपने सुना होगा। इनको जो इनकी रिटायरमेंट थी वो 6 जुलाई 2018 को रिटायरमेंट हुए ये, और 6 जुलाई 2018 को जस्टिस गोयल को रिटायर होने के बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया। उसी दिन वो शीर्ष अदालत से सेवानिवृत्त हुए थे, सेम डे। इसी तरह से जस्टिस अरुण मिश्रा हैं जिनकी रिटायरमेंट डेट थी 2 सितंबर 2020। सेवानिवृत्ति के बाद उनको तुरंत नियुक्ति दी गई 2 जून 2021 को। न्यायमूर्ति मिश्रा, जिन्होंने 6 साल से ज्यादा समय तक शीर्ष अदालत के न्यायाधीश का पद संभाला हुआ था, और उनको न्यायमूर्ति के पद से रिटायर होने के बाद लगभग 1 साल तक उनको वेट करना पड़ा। बाद में उनको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया। इसी तरह से एक और महत्वपूर्ण नाम है जस्टिस अशोक भूषण। सेवानिवृत्त की इनकी तारीख थी 4 जुलाई 2021, और इस दिन ये रिटायर हुए। नियुक्ति के बाद 8 नवंबर 2021 को इनको कार्यालय छोड़ने के बाद न्यायमूर्ति के पद पर जब ये थे, वहां से इनको हटने के बाद राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया। जस्टिस हेमंत गुप्ता एक हैं। सेवानिवृत्त की इनकी जो तारीख है वो 16 अक्टूबर 2022 की है। उस दिन ये रिटायर होते हैं, और रिटायरमेंट के बाद इनको नई नियुक्ति मिल जाती है 22 दिसंबर 2022 को। केंद्र सरकार के न्यायमूर्ति गुप्ता को नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र यानी NDIAC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है, जो संस्थागत मध्यस्थता के लिए एक स्वतंत्र और स्वायत्त शासन बनाने के उद्देश्य से स्थापित एक निकाय है। इसी तरह से जस्टिस अब्दुल नजीर हैं। सेवानिवृत्त की इनकी जो तारीख है वो 4 जनवरी इसी साल 2023 में इनकी रिटायरमेंट डेट आती है, और इसके बाद ये 12 फरवरी 2023 को इनको एक जिम्मेदारी दी जाती है, और ये आंध्र प्रदेश के 24वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिए जाते हैं। एक और बड़ा मशहूर नाम है पूर्व न्यायाधीश CJI रंजन गोगोई। 17 नवंबर 2019 को ये रिटायर होते हैं, और जस्टिस रंजन गोगोई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राज्यसभा में मनोनीत कर देते हैं इसके बाद, और पूर्व CJI ने राज्यसभा के सभापति की जो उपस्थिति में ये सदस्यता ली, राज्यसभा की सदस्यता ली और शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सेवानिवृत्ति के बाद की सबसे चर्चित नियुक्तियों में से एक नियुक्ति इनकी CJI रंजन गोगोई की मानी जाती है, जिनके कार्यालय छोड़ने के 6 महीने के भीतर ही, सिर्फ 6 महीने के भीतर ही राज्यसभा के सदस्य के रूप में इनको नामित
कर दिया गया और आज भी उनका नाम खूब चर्चाओं में रहता है। जब भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात होती है, जब भी न्यायपालिका की निष्पक्षता की बात होती है, तो इनका नाम लिया जाता है। रंजन गोगोई ने एक बार कहा था, उनकी बयान, उनका भाषण का एक हिस्सा मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा था कि यदि एक न्यायाधीश अपने कार्यों, अपने कार्यकाल के दौरान के कार्यों के प्रति ईमानदार है तो सेवानिवृत्ति के बाद ठीक है, ये व्यक्ति दर व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो कैसे काम करे। वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि 3 तरह की रिटायरमेंट होते हैं, सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। एक वो हैं जो सेवानिवृत्ति कार्यकर्ता न्यायाधीश थे, जो सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद ऐसी बातें कहते हैं जो पद पर रहते हुए वो नहीं कह पाए या नहीं कही जा सकती। अक्सर भाषण की स्वतंत्रता और न्यायिक प्रणाली के साथ वो होते हैं। इसी तरह से उन्होंने दूसरे तरह के न्यायाधीशों की बात की। उन्होंने कहा ये वो होते हैं जो वाणिज्यिक कार्य और मध्यस्थता समेत पेशेवर स्वतंत्र कार्य करते हैं। और आखिर में वो न्यायाधीश आते हैं जो सेवानिवृत्ति के बाद के कार्यों को पूरा करते हैं। तो ये 3 तरह के उन्होंने न्यायाधीश बताए थे रिटायरमेंट के बाद। उन्होंने कहा था कि अगर नियम की बात करें तो न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति के बाद ऐसे पदों को स्वीकार करने से रोकने के लिए कोई विशेष नियम नहीं है। भारतीय विधिवेत्ता एक हैं एमसी सीतलवाड़, उनकी अध्यक्षता में 14वें विधि आयोग की एक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद सरकार से नौकरी नहीं लेनी चाहिए, यानी सरकार के किसी काम में उनकी हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए। शीर्ष अदालत के कई न्यायाधीशों ने भी रिटायरमेंट के बाद कोई नौकरी नहीं लेने की बात कही, जिसमें जस्टिस चेलमाशर और सीजेआई जेएस खेर, आरएम लोढ़ा और एसएच कपाड़िया जैसे लोग शामिल हैं, न्यायाधीश शामिल हैं। न्यायमूर्ति लोढ़ा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक प्रणाली शुरू करने की मांग करते हुए एक क्रांतिकारी प्रस्ताव भी पेश किया था। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के 3 महीने पहले एक विकल्प दिया जा सकता है। उन्होंने ये कहा था कि या तो उनकी सेवानिवृत्ति के बाद 10 और वर्षों के लिए पूर्ण वेतन उनको दिया जाएगा या कानून के तहत निर्धारित पेंशन उनको दी जाएगी। पूर्ण वेतन का विकल्प अगर वो चुनते हैं तो उनको उन पदों के लिए चयन के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा जिनके लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है। कई ऐसी जांच होती हैं, कई ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जिसमें इनकी जरूरत पड़ती है। न्यायमूर्ति लोढ़ा ने सुझाव दिया था कि ऐसे न्यायाधीश जो पूर्ण वेतन का विकल्प चुनते हैं उन्हें मध्यस्थता समेत कोई भी निजी काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पूर्व सीजेआई दीपक मिश्रा के विदाई समारोह का वक्त था और इस दौरान उस वक्त के जो अटॉर्नी जनरल थे के वेणुगोपाल, उन्होंने इस विषय पर अपनी बात रखी थी, अपने विचार रखे थे अपने भाषण में। कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं कि न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद यानी रिटायरमेंट के बाद की नौकरियों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि न्याय करने के सालों साल के अनुभव को एक दिन में वो दूर नहीं कर सकते, दूर नहीं फेंक सकते। वेणुगोपाल की टिप्पणियों के 2 दिन पहले ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने एक बयान जारी किया था और उसी के रेफरेंस से ये टिप्पणी उन्होंने की थी। जस्टिस चेलमेश्वर और जस्टिस कुरियन जोसेफ की अगुवाई में मिश्रा ने पूर्व सीजेआई से अनुरोध किया था कि सेवानिवृत्ति के बाद कोई भी नौकरी करने से परहेज वो करें। इस मामले में जस्टिस इंदिरा बनर्जी की भी राय थोड़ी अलग है। वो कहती हैं कि जजों द्वारा इस तरह की भूमिका निभाने पर कोई रोक नहीं है और इस पर रोक संभव भी नहीं लगती। इसी तरह न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता हैं जो अब नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र यानी NDIAC का नेतृत्व कर रहे हैं, जिनका जिक्र मैंने किया। वो कहते हैं कि वो भले ही कुछ भी करें लेकिन वो न्यायपालिका के दायरे में रहकर ही करेंगे, ये उनकी पहली प्रायोरिटी है। न्यायपालिका के साथ 42 साल काम करने के बाद वो न्यायिक निर्धारण से संबंधित काम के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो इससे जुड़े हुए हैं। न्यायमूर्ति रामा सुब्रमण्यम ने भी इसी तरह की एक टिप्पणी की थी और कहा था कि वो न्यायिक कार्यालय के कर्तव्यों से मुक्त एक स्वतंत्र व्यक्ति बने रहना चाहते हैं। और ये टिप्पणियां मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि ये प्रश्न गाहे बगाहे उठता ही रहता है कि न्यायाधीशों को क्या करना चाहिए रिटायरमेंट के बाद। पिछले साल अगस्त की बात है जब केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नियम 1959 के अंदर संशोधन किया था और इसको
अधिसूचित किया था, जिसमें भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों को उनके जीवन काल में सेवा देने के लिए एक घरेलू सहायक, एक ड्राइवर और एक सचिव सहायक तैनात करने की बात कही गई थी आजीवन। इसमें यह कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद आजीवन घरेलू सहायक ले सकते हैं, ड्राइवर के हकदार हो सकते हैं। इतना ही नहीं, एक सेवानिवृत्त सीजेआई जो है वो सेवानिवृत्ति के 6 महीने के लिए दिल्ली में किराए पर मुफ्त टाइप 7 आवास का हकदार होगा। सीजेआई समेत सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हवाई अड्डों पर औपचारिक लाउंज में प्रोटोकॉल के हकदार भी होंगे। यह भी उस संशोधन में कहा गया था। उन्होंने कहा कि वो एक आवासीय टेलीफोन, आवासीय फोन, मोबाइल या डेटा ब्रॉडबैंड के लिए भी हर महीने 4200 रुपए तक की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे। यह संशोधन किया गया। लेकिन फिर भी ये तमाम रियायतें देने के बावजूद भी तमाम न्यायाधीश हैं जो इस तरह के पद चुनते हैं जिनको लेकर आपत्ति होती है, और ये आपत्ति तब ज्यादा बढ़ गई जब जस्टिस रंजन गोगोई ने राज्यसभा की सदस्यता ली। और आज भी कई बहसों में इस तरह की बात उठती है, गाय बगाए लोग इस तरह का सवाल उठाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये जनता की अदालत में भी जाने वाला सवाल है। आप जरूर बताइए कमेंट करके कि आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायमूर्ति होते हैं, उनको रिटायरमेंट के बाद कोई इस तरह का संवैधानिक या वैधानिक पद लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्या इस पद लेने की प्रक्रिया से वाकई में न्याय की जो स्वतंत्रता है वो प्रभावित होती है? बहुत शुक्रिया आप सभी का ये कार्यक्रम देखने के लिए। धन्यवाद। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।